हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। पॉलिटी के इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे। एक नया टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो मेन क्या पॉइंट्स हैं वो देखेंगे और उसके आगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटी में कुछ ही टॉपिक बचे हैं, जल्दी 3-4-5 टॉपिक और कराएंगे, 3-4-5 वीडियो होगा और पॉलिटी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। उधर आपका करंट अफेयर्स भी चल रहा है और जो चीज़ें बची हुई हैं वो मैं कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग बताइएगा भी मैसेज करके मुझे कि क्या क्या पॉइंट और बचे हुए हैं जहाँ मैं आपके लिए जो वीडियो बनवा दूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। हम लोगों ने ये पढ़ा था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था। तो स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट का सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने जो दस्तावेज पेश किया था उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि लॉर्ड रिपन ने जो दस्तावेज 1882 में प्रस्तुत किया था, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता और कहा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस प्रस्ताव जो इन्होंने दिया था उसमें क्या क्या था? उसमें नगरीय स्थानीय संस्थाओं की बात थी, मतलब जो नगर पालिका वाली कंडीशन होती है, नगर निगम वाली कंडीशन होती है, मतलब नगरीय लेवल पर स्थानीय सुशासन संस्थाओं की बात थी। इसके अलावा ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जिला स्तर बोर्ड सभी की बात हुई थी जो आजकल मौजूद हैं, है ना। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा मतलब समझते हैं ना। मैग्ना कार्टा मतलब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए। आप बताइए मूल अधिकारों के संबंध में जो मैग्ना कार्टा आया था वो सबसे पहले दुनिया में किस सन में आया था? ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा काम स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में 1919 में हुआ भारत शासन अधिनियम द्वारा। इस तरीके से स्थानीय सुशासन को स्थानांतरित विषय में रखा गया और इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधायिका को दे दी गई, है ना। आज की कंडीशन में भी स्थानीय सुशासन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे है? राज्य विधायिका को है। और स्थानीय भारत सरकार अधिनियम में इसका प्रावधान सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अब आ जाइए संविधान निर्माण हो गया, संविधान लागू होने की बात की स्थिति में 20 अक्टूबर 1952। अच्छा, संविधान में बात आई है तो संविधान में एक चीज़ जान लीजिए कि संविधान का आर्टिकल 40, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40 नोट कर लीजिए, है ना। ये बात करता है स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, ये ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है और ये कॉन्सेप्ट किसका माना जाता है? इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था? राष्ट्रपिता गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने सबसे ज़्यादा स्थानीय सुशासन पर जोर दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय सुशासन पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था? तो ये बताएंगे कि गांधी जी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद की स्थिति क्या थी? 20 अक्टूबर 1952 को देश में 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब क्या? जो लोकल लेवल पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रम शुरू किए, मतलब लोकल लेवल पर एक तरीके से मानिए कि पावर का हस्तांतरण की शुरुआत थी, है ना। देखिए, स्थानीय सुशासन क्या होता है? स्थानीय सुशासन देखिए, एक तो होती है केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट, पहला पॉइंट केंद्र स्तर पर। ठीक है, फिर होती है राज्य स्तर पर गवर्नमेंट, राज्य स्तर पर, इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है कि स्थानीय स्तर पर जो गवर्नमेंट हो। अगर ज़्यादा नॉर्मल शब्दों में समझना चाहें तो जो केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट होती है, केंद्र स्तर पर जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? एमपी। ठीक है, राज्य स्तर पर जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? एमएलए। ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें कौन होता है? नगर पंचायत और नगर पालिका में चेयरमैन, गांव में प्रधान और नगर निगम में मेयर। ठीक है, ये होते हैं लोकल लेवल पर। ये क्या है? ये सेंट्रल लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पर, और ये हो गया लोकल लेवल। ठीक है,
अब क्या है, एक कानून तो जो संघ सूची का हमने आपको पढ़ाया, संघ सूची में कानून कौन बनाएगा, जहां पर ये लोग बैठते हैं ये होती है पार्लियामेंट, ठीक है। ये लोग जहां बैठते हैं वो होता है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा, ठीक है। और ये लोग जहां बैठते हैं वो होती है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ठीक है। तो जो सेंट्रल लिस्ट आपको बताई थी उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर ये लोग कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। जो स्टेट लिस्ट आपको बताई थी उस पर कौन कानून बनाएगा, उस पर स्टेट कानून बनाएगा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ये क्यों बना दिया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इसकी ज़रूरत ये थी, ये तब कानून बनाएंगे जो राज्य है, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये पावर देगा कुछ विषयों पर, उसमें ये कानून बनाएंगे। दूसरा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां और 74वां संशोधन करके, और 11 और 12 अनुसूची बना के, कुछ विषय पहले से आरक्षित कर दिए गए हैं, उन विषय पर भी लोकल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। मतलब ये है, सब कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि जो पावर है ना वो एक जगह इकट्ठी ना हो, वो एक जगह ना बनी रहे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेंट्रल लेवल पर जो पावर है फिर स्टेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और लोकल लेवल पर। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, कहा जाता है कि सेंट्रल लेवल पर ऊपर से देखने वाले लोग हैं, एमएलए लोग भी ऊपर से देखने वाले लोग हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में वो चीज़ें उतनी गहनता से, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट इसका काम ज़्यादा अच्छे से वहाँ की स्थानीय समस्याओं को समझ सकती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकती है। अब कुछ जो सेंटर की योजनाएं होती है वो भी, और कुछ स्टेट की योजनाएं वो भी, ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अप्लाई कराती है। कुछ ये लोग खुद से योजना बना सकते हैं और कुछ ये लोग खुद से कर भी लगा सकते हैं। मतलब लगभग वो सभी पावर हैं छोटे स्तर पर जो बड़े पार्लियामेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर राज्य सरकार को मिली हुई हैं। तो ये होता है इसका महत्व, और इसको बहुत ज़्यादा इसकी वकालत की थी किसने, हमने आपको बताया गांधी जी ने, ठीक है। अब आ जाइए, कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको समझा इसलिए दिया क्योंकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बेसिक लेवल पर आपको समझ होनी चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उन्होंने क्या राय दी कि पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। कितना? त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। और इनकी जो सिफारिश थी वो कौन से सन में आई थी? 1959 में। ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने के कारण, मतलब जो अभी हमने आपको बताया था, ये वाला जो पॉइंट बताया था 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके कारण क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति, और इन्होंने क्या कहा कि पंचायतें बनी चाहिए जो त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, है ना। न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। इन्होंने जो बात बताई थी वो न्याय पंचायत, जिला, सॉरी यहाँ पे शायद जिला पंचायत है, इसको कंफर्म करेंगे कि त्रिस्तरीय में शायद जिला, क्षेत्र और ग्राम। जिला और न्याय में मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जब इन्होंने सिफारिश दे दी सॉरी गले में थोड़ी समस्या है। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में 1959 में अधिनियम पारित करके 2 अक्टूबर 1959 को एक त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन हुआ, और ये जिला पूछा जाता है कौन से जिले में हुआ और तारीख पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, नागौर जिला किसका? राजस्थान का। ये पूछा जाता है सबसे पहले स्थानीय सुशासन की शुरुआत कहाँ हुई, या सबसे पहले पंचायत का गठन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में, और राजस्थान में भी किसमें? नागौर जिले में हुआ, और तारीख थी 2 अक्टूबर 1959। अब 2 अक्टूबर का महत्व आप समझ सकते हैं कि ये 2 अक्टूबर की तारीख क्यों रखी गई, क्योंकि गांधी जी इस पर जोर देते हैं और गांधी जी का ये जन्मदिन था, है ना। आ जाइए नीचे। ये 2 अक्टूबर को हुई, और इसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश में महबूबनगर जो जिला था वहां पर स्थानीय स्वशासन नगर विकास खंड का प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे पहले अगर पूछा जाए नागौर जिले, हो सकता पूछ ले कि नागौर जिले या राजस्थान के बाद सबसे पहले स्थानीय स्वशासन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिले में नगर विकास खंड की शुरुआत हुई, ठीक है। तो एक हो गई आपकी बलवंत राय मेहता समिति।
दूसरी समिति कौन सी है? ये है अशोक मेहता समिति। इसने क्या, इन्होंने भी इनका भी गठन इसीलिए किया गया था कि ये राय दें। तो इन्होंने क्या राय दी? इन्होंने राय दी कि जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय की जगह कैसे होनी चाहिए? द्विस्तरीय होनी चाहिए। द्विस्तरीय मतलब इसमें 2 लेवल होने चाहिए, 3 लेवल नहीं होने चाहिए। पहला लेवल मंडल पंचायत होनी चाहिए और दूसरा जिला परिषद होनी चाहिए, इससे नीचे की जरूरत नहीं है, इन्होंने कहा। इन्होंने क्या राय दी? इन्होंने कहा पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष होना चाहिए और चुनाव जो है वो दलगत आधार पर होना चाहिए, पार्टी वाइज चुनाव होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए। ये किसने कहा? ये अशोक मेहता समिति ने। अगर ज़्यादा गहराई से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरीके से पूछेंगे कि आप ये बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में संवैधानिक रूप से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, किसने प्रावधान किया? तो ये किसकी सिफारिशों में था? तो आप बताएंगे कि अशोक मेहता की सिफारिशों में था। बाकी मेन पॉइंट जो याद करने का है वो आप याद कर दीजिए। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दी और अशोक मेहता समिति ने कैसा दिया? द्विस्तरीय, 2 लेवल पे द्विस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और बनता है वो ये कि आपको याद करने के लिए अशोक मेहता समिति में 2 नाम आते हैं। अशोक मेहता मतलब 2 शब्दों का नाम है, तो ये याद कर लीजिए, इससे 2 स्तरीय 2। और बलवंत राय मेहता, ये केवल याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा थोड़ी कि नाम के कारण उन्होंने दे दिया हो, है ना। तो बलवंत राय मेहता में 3 शब्द आ रहे तो त्रिस्तरीय दी। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप कभी भी एग्जाम में, जब सामने आपकी चीज़ें आ जाएंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये जो बलवंत राय मेहता समिति हमने आपको बता दी थी कि 1959 में आई, और जो अशोक मेहता समिति थी इसका ईयर एक बार नोट कर लीजिएगा, 1979 में, 1979 की समिति है ये, ठीक है। तो ये अब इसके आगे देखिए, जी.वे.की राव समिति, इन्होंने इस समिति की स्थापना इस समिति को कार्ड समिति और कहा जाता है। पंचायती राज का 4 स्तरीय ढांचा इन्होंने कहा। जी.वे.के राव समिति ने क्या कहा कि जो पंचायती राज है वो 4 स्तर पर होना चाहिए, है ना। इसमें 3 स्तर कौन कौन से थे? गांव, खंड और जिला। और चौथा स्तर इन्होंने कहा राज्य विकास परिषद भी होनी चाहिए, जिसका काम केवल और केवल डेवलपमेंट के बारे में सोचना हो। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का काम ही होता है डेवलपमेंट के बारे में सोचना, लेकिन इन्होंने अपने तरह से दिया। तो जी.वे.के राव समिति 4 स्तरीय बात करते हैं। अब आपको यहाँ भी याद करने के लिए वही बता दिया हमने, जी.वे.के राव, कितने शब्द हो गए? 4 शब्द। तो इन्होंने क्या कहा? 4 स्तरीय होनी चाहिए पंचायत, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, 4 स्तरीय की बात करी। फिर एक आई लक्ष्मी और सिंधवी समिति। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की जो मांग थी वो सबसे पहले अशोक मेहता वाली समिति ने की थी, और उसके बाद इसकी बात की लक्ष्मी व सिंधवी समिति ने। इन्होंने कहा कि दलगत नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पंचायती राज जो उसमें दल का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वो सीधा सीधा डायरेक्ट लोग लड़ने चाहिए, लोग उसमें भाग लेने चाहिए, दल का स्थान नहीं होना चाहिए। इस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी 1989 में लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को कौन सा संशोधन पारित किया? 64वां संविधान संशोधन पारित किया, है ना। लेकिन हुआ क्या? 64वां संविधान संशोधन इन्होंने लोकसभा से तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया, और इसके कारण ये लैप्स हो गया, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक होना चाहिए, क्या विधेयक, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आगे चल के 73वां संविधान संशोधन बना, ये 73वां संविधान संशोधन बना, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब बना? ईयर कौन सा है? 1992। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, इसलिए इस डेट को भी याद रखिएगा, डेट पूछी गई है कई बार, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। और यही कारण है कि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत दिवस और पंचायती राज दिवस, यहाँ नोट कर लीजिएगा, लिखा हुआ नहीं, इसी को पंचायती राज दिवस भी कहते हैं, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा अनुच्छेद 243 का जोड़ा गया और भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 जो पहले लैप्स हो चुका था उसको जोड़ा गया इस संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद भाग 9 का शीर्षक क्या था? पंचायतें, और अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक के प्रावधान इसमें जोड़े गए। इसके अतिरिक्त संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके द्वारा 29 विषयों को समावेशित किया गया। 29 विषय जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है।
अब क्या ग्राम राज्यपाल द्वारा निर्मित गांव या गांव का समूह होता है। ग्राम सभा क्या होता है, गांव में मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों की जो सभा होती है वो ग्राम सभा होती है। ऐसा ना कह दीजिएगा कि ग्राम सभा मतलब गांव में रहने वाले सभी सदस्यों की सभा। गांव की मतदाता सूची में जो पंजीकृत हो, मतलब जो 18+ होगा वही तो मतदाता सूची में होगा, तो उनके सदस्यों की जो सभा होती है वो कौन होती है, वो ग्राम सभा होती है। और जो बच्चे होंगे या जो 18 से कम के लोग हैं वो किस में आएंगे, वो ग्राम की जनसंख्या में आएंगे, ग्राम सभा में नहीं आएंगे। ठीक है। पंचायत का मतलब क्या होता है, स्थानीय स्वशासन के लिए गठित संवैधानिक संस्था जो है वो पंचायत है। जनसंख्या अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके, मतलब इस समय 2011 की जनसंख्या, क्योंकि 2021 वाली कोविड के कारण आ नहीं पाई है। ठीक है। तो 2011 एक जनगणना का भी आपको वीडियो बना के देना है हमको, जिसमें पूरे जनगणना के आंकड़े होंगे, जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन उस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है। 243 का गांव की शक्तियां व कार्यों का राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण, और 243 का पंचायतों के 3 स्तर होंगे। ठीक। अपवाद क्या, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, मतलब ब्लॉक लेवल नहीं होगा जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है। बाकी सब जगह 3 लेवल होंगे, जिला लेवल, ब्लॉक लेवल और ग्राम लेवल। ठीक है। अनुच्छेद 243 घ, इसमें पंचायतों से जुड़े आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों से जुड़े आरक्षण की बात की गई 243 हाँ मैम। ठीक है। इसमें पंचायतों से जुड़े आरक्षण प्रावधान किया गया। इसके तहत SC ST व महिलाओं को आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। OBC को आरक्षण देने या ना देने का निर्णय राज्य विधानमंडल के विवेकाधीन होगा। मतलब OBC के लिए राज्य विधानमंडल के पास छोड़ दिया गया, बाकी संविधान में SC ST और महिलाओं का आरक्षण 100% किया गया है। ठीक है। 100% सॉरी, मतलब कंपलसरी किया गया है। ठीक है। आपको केवल आर्टिकल याद रखना, अनुच्छेद 243 घ, इससे ज्यादा अंदर आपसे नहीं पूछेगा। और 243 यहाँ क्या कहता है, पंचायतों, ये 243 ई हो जाएगा। ठीक है। 243 ई, पंचायतों की अवधि सामान्यता कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। न्यूनतम उम्र कितनी पंचायत में नियुक्त होने के लिए, आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में, 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है। बाकी ये आर्टिकल एक बार देख लीजिएगा, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इसमें इससे अलावा कोई बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट नहीं पढ़ने हैं। अनिवार्य उपबंध क्या, पंचायतों का गठन किया जाए, त्रिस्तरीय पंचायतें हों जहां पर संख्या 20 लाख से कम राज्य की, वहां 2 स्तरीय भी हो सकती है। प्रत्येक स्तर की पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। SC ST महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। 5 वर्षों का कार्यकाल होगा और चुनाव लड़ने की न्यूनतम क्षमता 21 वर्ष। तो अब मुझे लगता है कि पंचायती राज का ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन आपको पंचायती राज से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पॉलिटी की ये क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में मिशन APO लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए अब आप लोग, एग्जाम हो गया थोड़ा सा दूर, तो आप लोग शेयर अच्छे से कर नहीं रहे और जिससे वीडियो आगे नहीं चल रहे हैं, तो बताइए, तो हम यहीं पर थोड़ा सा और पढ़ा देंगे आपको पॉलिटी, उसके बाद खत्म कर देंगे। आपके लिए नया मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग उत्साह नहीं दिखाएंगे तो फिर मुझे मटेरियल बनाने की जरूरत क्या है। आप लोग उत्साह दिखाते तभी तो आपके लिए मटेरियल लेकर आता हूँ। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट तो आप कर सकते हैं ना। अभी आप कहीं पेड रुपए दे के ये क्लास पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाता था रुपए दे के, बताइए फिर से पेड कर दूँ, है ना। रुपए दे के पढ़ेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे पढ़ने में मिल रहा है, सब चीज़ फ्री में मिल रही, तो उसके लिए कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि चीज़ें बढ़ें और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। ठीक है। तो अच्छे से शेयर कीजिएगा, आप मेहनत करते रहिएगा। आपको भले ही लग रहा हो कि टाइम बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कब एग्जाम आ गया, और फिर आप सोचेंगे कि एग्जाम बढ़ जाए तो अब की बार नहीं बढ़ेगा, है ना। तो बस मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।